हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 21 दिसंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। यूएस वांट्स इंडियाज न्यूक्लियर नॉर्म्स ग्लोबली अलाइंड। डॉक्यूमेंट साइंड बाय ट्रंप calls for establishing mechanism to assess implementation of 2008 nuclear deal. Congress says PM Modi forced in शांति bill to make peace with one good friend. यूएस क्या चाहता है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर नॉर्म्स है ये ग्लोबली अलाइंड हो। यहाँ पे ट्रंप ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया है जिससे एक मैकेनिज्म स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है टू असेस implementation of 2008 nuclear deal. 2 days after Parliament cleared the Shanti Bill, which allows private participation in India's nuclear sector and ease liability norms by capping operators' liability for a nuclear incident to 3,000 crore, US President Donald Trump on Friday signed into the law the National Defense Authorization Act (NDAA), advising the Secretary of State to work with Indian government and align India's domestic nuclear liability rules विथ इंटरनेशनल नॉर्म्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 2 दिन के बहस के बाद आप देखेंगे यहाँ पे पार्लियामेंट ने शांति बिल को क्लियर कर लिया है, जिससे क्या होगा, प्राइवेट पार्टनरशिप हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्राइवेट पार्टिसिपेशन हमें इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस बिल के थ्रू यहाँ पे जो न्यूक्लियर इंसिडेंट्स होते हैं तो उसमें जो भी यहाँ पे फाइन इंपोज किए जाते हैं, पेनल्टी इंपोज किए जाते हैं, इसके ऊपर कैपिंग रखा गया है 3,000 करोड़ तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। और मैं आप सभी को ये बता दूं कि ये पहली बार हो रहा है इन अ डिकेड दैट इंडियाज का जो न्यूक्लियर लायबिलिटी रूल्स हैं इसको यूएस एक्ट में मेंशन किया जा रहा है। तो इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सेकेंड पेज में PUC एप्लीकेशंस क्रॉस 1 लाख मार्क इन जस्ट 3 days. Transport Minister says 47,600 applications received in 1 day. Claims enforcement showing result, notes clean mobility has been accelerated as emissions contribute 20 to 25% to air pollution. देखिए, पिछले 3 दिनों में अगर आप देखें तो यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको लेके रजिस्ट्रेशन कराया है और इसको अप्लाई किया है। 3 दिन में यहाँ पे लगभग 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन पुटअप किए गए हैं। ओवर 1 लाख व्हीकल ऑनर्स अप्लाइड फॉर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट इन लास्ट 3 days, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह said on Saturday, adding that 47,600 applications were receiving on Friday alone. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अमाउंट जो व्हीकल है वो यहाँ पे रन करता है दिल्ली में। 3 दिन का ये जो रिजल्ट है ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो सर्ज है इट इज़ फॉलोड बाय December 17 ऑर्डर बाय दिल्ली गवर्नमेंट denying फ्यूल एट सिटी फ्यूल स्टेशन टू व्हीकल विदाउट वैलिड PUC सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आप दिल्ली में गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास PUC सर्टिफिकेट है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप वहाँ पर तेल नहीं डला सकते हैं। होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। थर्ड पेज पे आते हैं। फॉग एनवलप्स नॉर्दर्न स्टेट्स, रेन स्नो लाइकली इन पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल। देखिए, अभी जो विंटर का प्रॉपर जो मानसून है ये स्टार्ट हो चुका है और फॉग और ये जो रेन है, स्नो है, ये आपको ज़्यादातर नॉर्दर्न स्टेट्स में देखने को मिलेंगे, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट्स में देखने को मिलेंगे, अरुणाचल साइड वाला एरिया में, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर से ऊपर वाला लेह लद्दाख वाला एरिया में आपको ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। हिमाचल में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पर क्या है, माउंटेन्स हैं, माउंटेन की वजह से ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। ओके, इसमें क्या करना है, आप लोगों को सावधान रहना है। दोज हु आर लिविंग इन नॉर्दर्न स्टेट्स, नॉर्दर्न एरियाज, उनको वहाँ पे प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अपना व्हीकल्स को कम स्पीड पे चलाएं ताकि आपको यहाँ पे विजिबिलिटी क्लियर हो। साथ ही साथ
जो गवर्नमेंट्स के रूल्स हैं उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए, अदरवाइज आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए जा सकते हैं। ओके, फॉग ज़्यादा होने से क्या होता है, हमें दिखता नहीं है, अगर हम स्पीड में चलेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। इसलिए रेन, ज़्यादा हैवी रेन में आप गाड़ी लेके बाहर ना जाएं, ठीक है, स्नोफॉल से बचें, साथ ही साथ फॉग से भी बचें। ओके, इन जगहों में पठानकोट हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इन जगहों में आप देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। ओके, दिल्ली में आप मानेंगे नहीं, लगभग 120 से ज़्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा फॉग की वजह से। ओके, क्योंकि विजिबिलिटी कम होता है तो हम ये नहीं देख सकते हैं कि किस लेन पे यहाँ पे फ्लाइट्स की लैंडिंग हो रही है, तो मॉर्निंग टाइम पे ये जो विजिबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा कम रहता है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलेगा। मूविंग अहेड टू द 7th पेज। वेस्ट बंगाल नीड्स फ्रीडम फ्रॉम महाजंगल राज, सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो वेस्ट बंगाल है इसको अब फ्रीडम की ज़रूरत है महाजंगल राज से। पीएम अर्ज द पीपल of the state to give their mandates to the NDA, just as Bihar had to bring about a double engine government, delivers virtual address as helicopters could not land due to dense fog। देखिए, यहाँ पर इन्होंने लोगों को कहा है, जैसे बिहार के लोगों ने एनडीए सरकार को चुन के लेकर आया है, वैसे ही आप हमें मौका दीजिए, आप हमें वोट दीजिए, हम आपको वो करके दिखाएंगे जो यहाँ की सरकार ने करके नहीं दिखाया है। ओके, तो हमें यहाँ पे वोट कीजिए, डबल इंजन की सरकार को यहाँ पर लेकर आइए। इनकी जो हेलीकॉप्टर है ड्यू टू डेंस फॉग यहाँ पर लैंड ना कर पाई, इसलिए इन्होंने यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस दिया है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेट्स मूव टू द 9th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। रिपब्लिक डे फेस्टिवल्स टू हाईलाइट वंदे मातरम। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि चीफ गेस्ट कौन है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सोचेंगे कि सर इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछे जाते हैं कि चीफ गेस्ट कौन है, इस बार के जो रिपब्लिक डे हैं उनके चीफ गेस्ट किन को इन्वाइट किया गया है। तो इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन लीडर उर्सुला वॉन डी लियान एंड एंटोनियो कोस्टा विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे 2026। ठीक है, 2026 के जो रिपब्लिक डे हैं इनके चीफ गेस्ट हैं यूरोपियन यूनियन के लीडर उर्सुला वॉन डी लेयर एंड एंटोनियो कोस्टा। ओके, ये इनके चीफ गेस्ट हैं। EU और इंडिया समिट टू बी हेल्ड ऑन जनवरी 27। ओके, 27 जनवरी को, 26 जनवरी के बाद, रिपब्लिक डे के बाद 27 जनवरी को EU और इंडिया के बीच में एक समिट भी होने वाला है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। और हो सकता है इसी समिट में यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी फाइनलाइज हो गए। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हो सकता है यहाँ पे ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, FTA है, इसको भी फाइनलाइज कर लिया जाए। होप आप लोगों को ये इवेंट भी क्लियर हो गया होगा, ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं 10th पेज पे, बिजनेस पेज पे। कॉटन फार्मर्स कॉल फॉर अर्जेंट फोकस ऑन यील्ड रिलेटेड इश्यूज। देखिए, यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे मेन फोकस जो है कॉटन फार्मर्स का है, इन्होंने यील्ड रिलेटेड इश्यूज के ऊपर रखा है। ओके, आज के डेट में जो फार्मर्स हैं, कॉटन फार्मर्स, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ 8,110 per quintals as unseasonal and heavy rains have affected their seeds। ठीक है, तो यहाँ पे इनके जो यील्ड्स हैं इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके जो प्राइसेस हैं उनको यहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं। इसको लेके यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नाखुश हैं, नाराज़ हैं। ओके, आज आप लोगों को पता होना चाहिए संडे है, तो संडे के दिन एडिटोरियल का पेज नहीं आता है, ना ही ओपिनियन का पेज आता है, ना ही टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पेज आता है। ठीक है, आज यहाँ पे साइंस और FAQs के जो पेजेस हैं उनको जोड़ा जाता है, तो यही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वाई डज द गवर्नमेंट वांट टू रिप्लेस मनरेगा। देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ये मनरेगा को रिप्लेस करना चाहती है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जब सब कुछ सही से चल रहा है तो मनरेगा को क्यों रिप्लेस करना है, ये सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि मनरेगा को क्यों रिप्लेस किया जा रहा है। ओके, मैं आप सभी को बता दूं कि मनरेगा को रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, मनरेगा को हटा के कुछ और लाया जा रहा है।
ओके, इसका मतलब ये है कि इसके जगह पे ये जो मनरेगा है इसका नाम चेंज करके कुछ और रखा जाएगा। मनरेगा में जितनी चीज़ें थी सब वही रहेंगी, ठीक है, सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। बस फर्क क्या रहेगा कि पहले ये मनरेगा था, अब इसका नाम चेंज करके ये रखा जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑन 18th of December, 3 days after government circulated that विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण और VBGRAMG बिल्स टू रिप्लेस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट ने इस बिल को लेकर आया है और यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट है वो हमें ऑपोजिशन की तरफ से देखने को मिल रहा है। ओके, सारी चीज़ें सेम हैं, बस नाम में अंतर है, ठीक है, नाम चेंज किया जा रहा है। ऑपोजिशन ये एक्यूज कर रहे हैं सरकार के ऊपर कि कोई भी बिल लेकर आने से पहले, किसी भी बिल का लाने से पहले यहाँ पे कंसल्टेशन नहीं लिया जा रहा है। ओके, जबकि ये गलत है, कंसल्टेशन यहाँ पे ऑपोजिशन का होना चाहिए, अदरवाइज ऑपोजिशन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, मेरा मानना तो ये है। 2005 में पार्लियामेंट ने नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लेकर आया, 2008 में इसको एक्सटेंड किया टू ऑल डिस्ट्रिक्ट तक, 2009 में आप देखेंगे इसको ऑफिशियली रीनेम्ड किया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा के तौर पे। तो ये आप सभी को स्टोरी पता होना चाहिए और सारी चीज़ें सेम रहेंगी। मैं आप लोगों को इनिशियली बता दिया हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। 100 दिन का जो यहाँ पे वेजेस है, यहाँ पे जो वर्कर्स को यहाँ पे जो काम है वो दिया जाता है, उसी के हिसाब से इनके जो वेजेस हैं वो सेट किए जाते हैं 200 से 300 या फिर 300 से 400 डिपेंडिंग ऑन द वर्क ऑफ द लेबर, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से सेट किए जाते हैं, उसी के हिसाब से इनको दिया जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट 100 डेज का रहता है, मॉडेस्ट वेजेस दिए जाते हैं, ओके, 241, 400 ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि 200 से लेके 400 के बीच में इनका जो बेस है वो रहता है और ये 100 डेज के कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि किसी को इसके अंदर रिजर्वेशन दिया जाएगा, किसी को इसके अंदर कुछ प्रोविजंस दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके पास, जिनके एरिया में, जिनके विलेज में जॉब नहीं है, वहाँ पे ये अपने जो एप्लीकेशन है वो फिल कर सकते हैं, मनरेगा एप्लीकेशन, उसके थ्रू इनको 100 डेज का जो गारंटी है जॉब का वो यहाँ पर दिया जाएगा, उसी के हिसाब से इनको 100 दिन का पैसा भी दिया जाएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। विल न्यू एक्ट एड्स इंडियाज न्यूक्लियर डेवलपमेंट। ये जो नया जो एक्ट लेकर आया जा रहा है, बिल लेकर आया जा रहा है, शांति बिल, जिसको यहाँ पे पार्लियामेंट ने पास कर लिया है, मैं आप सभी को बता दिया हूँ। और ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो लेजिस्लेशन है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जैसे कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को, सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को, ठीक है। तो इनको यहाँ पे रिपेल करने की कोशिश कर रहा है ये बिल और बहुत ही बुरी तरीके से बवाल किया जा रहा है ऑपोजिशन के द्वारा। ओके, देखिए, शांति बिल को लेकर आने के पीछे का मेन मकसद क्या है कि प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करना, क्योंकि पब्लिक जो पार्टिसिपेशन है वो अभी तक हमें देखने को मिला है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस लाइन में क्लियर कट है कि वाई इज दिस बिल इज सिग्निफिकेंट। ओके, शांति encourage private companies to participate and potentially allow foreign fundings to flow in India's nuclear sectors, ठीक है। शांति जो बिल है ये encourage कर रहा है प्राइवेट कंपनीज को इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, साथ ही साथ ये फॉरेन फंडिंग्स को अलाउ करता है कि इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर्स में फ्लो करे। करंटली ओनली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कैन बिल्ड एंड ऑपरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन द कंट्री, ठीक है। आज के डेट में जो पहले के हमारे बिल्स हैं, पहले के जो हमारे एक्ट्स हैं, पहले के जो प्रोविजंस हैं, ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस को ही परमिशन है कि वो इंडिया में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बिल्ड कर सकता है और उसको ऑपरेट कर सकता है। बट जब ये बिल पास होके यहाँ पे एक्ट बन जाएगा तब आपको क्या देखने को मिलेगा कि अब इसके अंदर प्राइवेट कंपनीज भी आएंगी। इंडिया हैज़ प्लान्स टू इंक्रीज इट्स करंट न्यूक्लियर कैपेसिटी फ्रॉम 8.8 गीगावाट टू अबाउट 1.5% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड टू 100 गीगावाट बाई 2047, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया का मेन मकसद क्या है कि जो अभी हम 8.8 गीगावाट पे चल रहे हैं इसको बढ़ा के 100 गीगावाट किया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। उसी के रिस्पेक्ट में जो भी स्टेप्स हैं वो यहाँ पे सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब ये जो दूसरी बात है, बिल का जो दूसरा पहलू है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सरकार ने
कैप रख दिया है, ठीक है, कि कोई भी इंसिडेंट्स होगा 3000 करोड़ से ज़्यादा का पेनल्टी उस कंपनी पे, उस न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। जबकि जो नुकसान होता है ये इससे कई गुना ज़्यादा रहता है और यहाँ पे सरकार जो है ये इसके ऊपर कैपिंग लगा रहे हैं। हम देखे हैं यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, आप देख सकते हैं 1979 का इंसिडेंट बताया गया है, 1986 का इंसिडेंट बताया गया है, 2011 का जो इंसिडेंट हुआ ये बताया गया है, जिसमें यहाँ पे एक्सट्रीम कॉशन की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना एकदम प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ क्या होगा, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं बहुत ज़्यादा हार्श हो सकता है। यहाँ पे जो डैमेज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसका नुकसान और भरपाई यहाँ पे चुका पाना बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पे सरकार ने क्या किया, 3000 करोड़ का जो कैपिंग है उसको लगा दिया, तो यहाँ पे 3000 करोड़ से ज़्यादा ये इसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा सकते हैं। पहले सारी चीज़ें अलग थी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं ऑथर के द्वारा, ये आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो चीज़ें चलती हैं ना, ये यहाँ पे 3 इंस्टेंस पे चलती हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ऑपरेटर्स हैं वो जो रिकॉर्ड्स हैं इसको क्लेम करते हैं, वो 3 इंस्टेंस पे क्लेम करते हैं। द सप्लायर एंड ऑपरेटर्स हैव एन एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट्स, ठीक है, तो इनके पास अपने एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट्स होने चाहिए। द न्यूक्लियर इंसिडेंट्स हैज़ प्रूव्ड टू बी ड्यू टू द सप्लायर और दियर इक्विपमेंट्स फॉल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर इंसिडेंट है ये यहाँ पर अगर इंक्वायरी होता है तो इसमें प्रूव होना चाहिए कि वो यहाँ पे इक्विपमेंट फॉल्ट की वजह से हुआ है या फिर सप्लायर की वजह से हुआ है। ओके, तीसरा यहाँ पे न्यूक्लियर इंसिडेंट हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम डेलिब्रेटेड इंटेंट्स टू कॉज न्यूक्लियर डैमेज, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा जो इंस्टेंस है ये क्या है, न्यूक्लियर जो इंसिडेंट्स है ये यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियर डैमेज की वजह से ये हुआ है, इसको यहाँ पे दर्शा रहा है, ऐसा यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉज 2 जो क्लॉज बी है उसको यहाँ पे डन अवे करने की बात की गई है इस बिल में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। पहले यहाँ पे जो पेनल्टीज लगाए जाते थे, इट कैन मूव अप टू 4000 करोड़, बट शांति जो बिल है इसको लेकर आने के पीछे का मेन मकसद क्या है, इसको 3000 करोड़ तक पेनल्टी को रोका जाएगा। ओके, और जिसका यहाँ पे 3600 मेगावाट से लेके 1500 मेगावाट तक है उनको यहाँ पे 1500 करोड़ के आसपास का पेनल्टी दिया जाएगा। 1500 मेगावाट से लेके 750 मेगावाट की जिनके प्लांट है उसको 750 करोड़, और 750 मेगावाट से लेके 150 मेगावाट तक जिसका यहाँ पे प्लांट है उसको 300 करोड़ के आसपास का यहाँ पे दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पे इन्होंने करेंटली इस बिल में मेंशन कर रखा है। ओके, और ये आप लोगों को होप क्लियर हो गया होगा। मैं आप सभी को बता दूं कि क्या जो शांति है इस पर करेगा इंडिया के न्यूक्लियर विजन को। ओरिजिनल जो विजन है ऑफ होमी भाभा, जो कि यहाँ पे फादर माने जाते हैं इंडिया का एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम के, इन्होंने यहाँ पे कहा कि देखिए बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट रखती हैं, ठीक है, आज के डेट में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंडिया को दे के गए हैं। ओके, और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमने अब तक उस फील्ड में देख लिया है, ठीक है, तो चीज़ें क्या कहनी है, चीज़ें को यहाँ पे सिक्योर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई यहाँ पे हमारी चीज़ों को लेकर जाए, इट्स नॉट मीन फॉर दैट, ओके, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं वर्ल्ड पेज पे। यूएस मिलिट्री सेज इट स्ट्रक ओवर 70 इस्लामिक स्टेट टारगेट्स इनसाइड सीरिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें इनकी स्ट्रक हो गई है इन इस्लामिक स्टेट विच वॉज टारगेट इनसाइड सीरिया, ठीक है, तो ये अगेन यहाँ पे इन्होंने ये जो स्टेटमेंट है ये फ्राइडे के दिन किया है। ओके, और ये जो मैसिव एयर स्ट्राइक है इन्होंने ये इस्लामिक स्टेट के ऊपर किया है इनसाइड सीरिया, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके, होप आप लोगों को आज का ये जो आर्टिकल है ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, वहां पर जाके आप लोग अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।